हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 17। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख कमियाँ क्या थीं? यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2004, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। या मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा की सीमाओं की विवेचना कीजिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2006 और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख दोषों की विवेचना कीजिए। अब ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम देखें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शिक्षा की प्रमुख कमियां और मुस्लिम शिक्षा की सीमाएं और मुख्य दोषों की विवेचना, ये तीनों ही एक ही क्वेश्चन है। सीमा पूछे या कमी पूछे या फिर दोष पूछे। तो चलिए देखते हैं उत्तर। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दोष, कमियां या सीमाएं। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में दोष भी बहुत कुछ कम नहीं थे, तो उनका आधार बहुत संकुचित था, वह बहुत पक्षपातपूर्ण थी। उसकी इन कमियां अथवा दोषों को निम्नलिखित रूपों में क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में दोष भी कुछ कम नहीं थे। या कहने का तात्पर्य है कि उसमें दोष भी थे और उनका आधार बहुत संकुचित था, वह बहुत ही पक्षपातपूर्ण थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम देखें स्त्री शिक्षा तो बिल्कुल केवल उच्च कुलीन और धनी परिवारों में ही कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके से कह सकते हैं हम कि बहुत ही सीमित था। जो स्त्री शिक्षा थी बहुत ज़्यादा सीमित थी, क्योंकि उच्च वर्ग की महिलाएं या उच्च वर्गीय कुलीन परिवारों की लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर पाती थीं। वह बहुत ही पक्षपातपूर्ण थी। उसकी इन कमियां अथवा दोषों को निम्नलिखित रूपों में क्रमबद्ध किया जा सकता है। आर्थिक सहायता में पक्षपात। मध्यकाल में मुसलमान बादशाहों ने शिक्षा के विकास में विशेष रुचि ली और उन्होंने अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया। उन्होंने इस शिक्षण संस्थाओं को पूरी आर्थिक सहायता दी, परंतु दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर अन्य किसी भी मुसलमान बादशाह ने हिंदू शिक्षा संस्थाओं को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम शिक्षा में, तो अकबर, जो कि एक महान सम्राट के रूप में भी गिना जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो महानता थी जिसमें वो हिंदू मुस्लिम शिक्षा दोनों शिक्षाओं पर बल दिया और उसने अपने धर्म दीन इलाही के नाम पर, अगर हम देखें तो उसमें एकजुट करने का प्रयास भी किया हिंदू मुस्लिम को। तो वहाँ पर हम देखें तो उसके अलावा और कोई शासक ऐसा नहीं था जिसने हिंदू शिक्षण संस्थाओं को पक्षपातपूर्ण ढंग से ना देखा हो। और यहाँ पर हम देखें तो हिंदू शिक्षण संस्थाएं उतनी प्रगतिशील नहीं रहीं जितना कि मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं, जिसमें मकतब मदरसे ये सारी चीज़ें आते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं को पूरी आर्थिक सहायता दी, परंतु दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर अन्य किसी भी मुसलमान बादशाह ने हिंदू शिक्षण संस्थाओं को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी। तो यहाँ पर अकबर के अलावा और सारे मुस्लिम शासकों ने हिंदू शिक्षण संस्थाओं को सहायता नहीं दी। वो केवल मुस्लिम शिक्षा या मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं के लिए ही धन खर्च करते थे। नंबर 2 हम देखें, तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार। मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर अन्य सभी मुसलमान बादशाह कट्टरपंथी थे। उन्होंने केवल इस्लाम धर्म एवं संस्कृत प्रधान शिक्षा की व्यवस्था की। तत्कालीन ब्राह्मणीय शिक्षा संस्थाओं को सहयोग देना तो दूर, उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर हम देखें, मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर अन्य सभी मुसलमान बादशाह कट्टरपंथी थे। तो कट्टरपंथी का क्या तात्पर्य यहाँ पे, वो केवल इस्लाम धर्म को मानते थे, वो केवल इस्लाम संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे। और तत्कालीन ब्राह्मणी शिक्षा संस्थाओं को सहयोग देना तो दूर, नष्ट करने का प्रयत्न भी किया गया। जो भी उस समय के हिंदू शिक्षण संस्थान थे,
उन्हें तो एक तरह से सहायता देना तो दूर की बात है, बल्कि उनको नष्ट भी किया गया। इस देश के प्रमुख मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो गद्दी पर बैठते ही अपने सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा यहाँ के विश्वविख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट करवा डाला। तो यहाँ पर हम देखें, प्रथम मुसलमान बादशाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठते ही अपने सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा यहाँ के विश्वविख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय जो कि नालंदा, बहुत ही प्रसिद्ध नालंदा और विक्रमशिला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जो कि पहले एक मठ और विहार के रूप में थे, बाद में इनका विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन किया गया था, जिसको इसने नष्ट करवा दिया अपने सेनापति के माध्यम से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखें तो मुस्लिम शिक्षा एक तरह से हिंदू शिक्षा के विरोध में ही रही अकबर को छोड़कर। नंबर 3 हम देखें, शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृत का प्रचार। तो यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म और इस्लाम संस्कृति का प्रचार करना। मध्यकाल में लगभग सभी मुसलमान शासकों ने इस्लाम धर्म और संस्कृति को प्रचार एवं प्रसार पर बहुत अधिक बल दिया। परिणामतः चाहे मकतब हो चाहे मदरसे हों, सभी में इस्लाम धर्म और संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। यही मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। यह बात बहुसंख्यक हिंदुओं को भावना के प्रतिकूल थी। और यहाँ पर हम देखें, चूँकि अगर हम बात करें तो भारत की, तो भारत में हिंदू जो कि बहुसंख्यक हैं, उनकी भावना को ठेस पहुँचा और ये सारी चीज़ें उनकी भावना, उनके इमोशंस के प्रतिकूल रहा, जो वो नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी वो वैदिक थी। तो वैदिक सभ्यता में एक तरह से अगर हम देखें तो मुस्लिम और हिंदू में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि जहाँ पे कट्टरपंथी का प्रयोग किया गया, वहीं अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो ये सब चीज़ें काफ़ी दूर हैं और वर्जित भी हैं। तो ये जो शासक हुए, कट्टरपंथी जो शासक थे, वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते थे। नंबर 4 हम देखें, शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं। मध्यकाल में मुसलमान शासकों और रईसों के सहयोग से जितने भी मकतब और मदरसे स्थापित हुए, उन सब में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा यानी कि अरबी और फारसी थी। शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी और फारसी थी, उस समय विदेशी भाषाएं थी, और अतः सभी बच्चों को प्रारंभ से ही इन भाषाओं को सीखना होता था। भारतीय भाषा जो कि भाषी हिंदुओं के लिए अतिरिक्त बोझ था। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदुओं की, तो उनके लिए अतिरिक्त बोझ था। वैसे भी अब अधिकतर हिंदू इन भाषाओं को सीखना है समझते थे। एक तरह से उन्हें इन भाषाओं से घृणा थी, उन्हें द्वेष था, उन्हें इन सारी भाषाओं से कोई लेना देना नहीं था। वो नहीं चाहते थे इन भाषाओं को सीखना, क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता में ही जीना पसंद करते थे। परिणामतः इस देश के बहुसंख्यक इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा सके। तो यहाँ पर हम देखें, जो इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते थे या जो इस्लाम धर्म को अपनाए और जो इस्लाम धर्म से संबंधित थे, वही केवल इस शिक्षा का लाभ उठा पाए। नंबर 5 हम देखें, रटने पर अधिक बल। मध्यकाल में मकतबों में प्रारंभ से ही कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी, गिनती और पहाड़े रटाए जाते थे, और इस्लाम शिक्षाएं और कानून रटाए जाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रटने की प्रवृत्ति थी, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। यहाँ पर कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी, गिनती पहाड़े रटाए जाते थे, और इस्लामी शिक्षाएं भी और कानून भी रटाए जाते थे। बच्चों की आधे से अधिक शक्ति इन सब के रटने में ही व्यय होती थी। यह उस समय की मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष था। तो बात करें हम शिक्षा प्रणाली में दोष का, तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में ये बहुत बड़ा दोष था कि उस समय रटने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा थी, जिससे बच्चों की अधिक शक्ति इन सब के रटने में ही व्यय हो जाती थी, खर्च हो जाती थी। तो दोस्तों ये हो गया नंबर 5, आपका रटने की अधिक बल दिया जाता था। अभी हम देखते हैं नंबर 6, दमनात्मक अनुशासन। मध्यकाल में शिक्षक अपने में तानाशाह होते थे। वे छात्रों को छोटे छोटे अपराधों पर कठोर दंड देते थे। तो यहाँ पर अब देखें, जो मध्यकाल एक तरह से मुस्लिम शासक जो थे वो एक तानाशाह के रूप में शासन करते थे। तो छात्रों को छोटे छोटे अपराधों पर भी कठोर दंड देते थे। बच्चों को दिन भर खड़े रखना, मुर्गा बनाना, बेतों से पीटना, कोड़े लगाना,
कपड़ों से बांध कर लटका देना उस समय की दंड व्यवस्था थी। तो दोस्तों ये देखिए इतनी भयावह दंड व्यवस्था थी, एक तरह से हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड व्यवस्था थी, जहाँ पर बच्चों को मुर्गा बनाना, बेतों से पीटना, दिन भर खड़े रखना और कोड़े लगाना और कपड़ों से बांध कर लटका देना। तो उस समय की दंड व्यवस्था थी। छात्र शिक्षकों के भय से आतंकित रहते थे और ये सारा कार्य, दंड देने का कार्य कौन करते थे? शिक्षक करते थे। शिक्षक इतने कठोर होते थे कि वो अपने छात्रों को इस तरह का दंड देते थे। जबकि अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक शिक्षा में अगर हम देखें तो वैदिक शिक्षा में गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान समझता था। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर शिक्षक ही अपने छात्रों को गलतियों पर इतना कठोर दंड दे रहा था, जिसकी वजह से शिक्षक के भय से वो आतंकित रहते थे, वो डरते थे। संभवतः इसी भय से वे उनका आदर करते थे और इस डर की वजह से ही वो उनका आदर करते थे। एक तरह से वो उनका सम्मान भय की वजह से करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। इसे आज के विद्वान दमनात्मक अनुशासन कहते हैं। और ये दमनात्मक अनुशासन का क्या मतलब? जो छात्र दमन करना का क्या मतलब होता है? किसी भी इच्छा का दमन करना जिस तरह से होता है, उसी तरह से यहाँ पर छात्रों की इच्छाओं का दमन करना। छात्र अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता, जो भी करते शिक्षक अपने दमनात्मक अनुशासन के द्वारा ही करते थे। नंबर 7 हम देखें जन शिक्षा की अवहेलना। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा एकदम विदेशी पौधा था। इसके उद्देश्य विदेशी थे, इनकी पाठ्यचर्या विदेशी थी, इनका माध्यम विदेशी भाषाएं थी। यही कारण है कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा सके। केवल शासन के उच्च पदों के इच्छुक हिंदू ही इस शिक्षा को प्राप्त करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जन शिक्षा की अवहेलना कैसे हुई? चूँकि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा एकदम विदेशी पौधे की तरह था। जिस तरह से विदेशों से पौधे लाए जाते हैं, इसके उद्देश्य विदेशी थे। इसके उद्देश्य भी क्या थे? एक विदेशी थे, क्योंकि यहाँ पर विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति को अपनाए जाने पर जोर दिया जा रहा था और बहुसंख्यक हिंदू शिक्षा का लाभ नहीं उठा सके। केवल शासन के उच्च पदों के इच्छुक हिंदू ही जो उच्च पद से रिलेटेड थे, चूँकि उस समय जब शासन व्यवस्था मुस्लिम शासन प्रणाली थी कह सकते हैं, तो उस समय वहाँ पे संस्कृति और जो भी उनके अपने भाषा थी वो विदेशी थे। तो विदेशी भाषा को सीखना जो उच्च पद के लोगों के लिए अनिवार्य था एक तरह से। वैसे भी यहाँ की आम जनता की शिक्षा की बात उस काल के किसी बादशाह ने नहीं सोची। इस प्रकार इस शिक्षा प्रणाली में जन शिक्षा को पूरी तौर से अवहेलना की और आम जनता जो थी, जो कि लोगों के आम जनता के लिए वहाँ की जो मुस्लिम प्रणाली उस समय की थी, उसने आम जनता की शिक्षा के विषय में उतने ढंग से नहीं सोचा, जिसकी वजह से जन शिक्षा पूरे तौर से अवहेलना की गई। जन शिक्षा की पूरी तरह से अवहेलना का मतलब जन शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। केवल उच्च पद के लोग ही इस शिक्षा को ग्रहण कर पाए। नंबर 8 हम देखें तो स्त्री शिक्षा की अवहेलना। मध्यकाल में बच्चियों को मकतबों में तो प्रवेश दिया जाता था, परंतु मदरसों में नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्राथमिक शिक्षा में मकतबों में ही केवल प्रवेश मिलता था बच्चियों को, वो भी केवल अक्षर ज्ञान तक ही वो शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। उसके बाद की वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। तो ये सारे रीजन थे। कहीं ना कहीं जो स्त्री शिक्षा थी वो केवल उच्च घरों में या फिर उच्च कुलीन वर्गों में ही शिक्षा हो पाई। व्यक्तिगत रूप से मकतबों में बहुत कम लोग अपनी बच्चियों को भेजते थे। मकतबों में भी शिक्षा अगर होती थी अक्षर ज्ञान की तो बहुत कम ही लोग भेजते थे। हिंदुओं के लिए शिक्षा अनुकूल नहीं थी और मुसलमानों में पर्दा प्रथा थी। दोस्तों अगर बात करें मुस्लिम शिक्षा में नारी शिक्षा की, तो चूँकि ये विदेशी शिक्षा थी तो हिंदुओं के लिए तो ये अनुकूल नहीं थी और मुस्लिमों के लिए ये पर्दा प्रथा होने की वजह से अनुकूल नहीं थी। उच्च वर्ग के लोग अपनी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से अपने घरों में ही करा देते थे। इस प्रकार इस काल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ह्रास हुआ। तो यहाँ पर हम देखें जो बड़े घराने के लोग रहते थे या फिर उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग होते थे, वो अपने घरों में अपनी बच्चियों के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था करते थे शिक्षा की। लेकिन जो निम्न तबके के लोग रहते थे वो अपनी बच्चियों को बहुत ही कम मकतबों में भेजते थे। केवल उसमें अक्षर ज्ञान की शिक्षा ही हो पाती थी और वहाँ पे पर्दा प्रथा प्रचलित थी। तो ये सारे रीजन थे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, मुस्लिम शिक्षा के दोस्त और कमियाँ और सीमाएं क्या क्या थी, इसमें क्या क्या पॉइंट हमने देखे।
इसमें हमने पहला पॉइंट देखा था आर्थिक सहायता में पक्षपात हुआ था। नंबर दूसरा हमने देखा था तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार था ये। नंबर तीसरा हमने देखा था शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना था। नंबर 4 था आपका शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं थी। नंबर 5 था रटने पर अधिक बल दिया गया। और नंबर 6 था दमनात्मक अनुशासन। नंबर 7 था जन शिक्षा की अवहेलना। और नंबर 8 है आपका स्त्री शिक्षा की अवहेलना। तो इस तरह से हमने देखे 8 पॉइंट, और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें क्या कमियां, क्या दोष और एक तरह से उसकी क्या सीमाएं थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।